Hey guys, welcome back to my channel Formula Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start our video on hospital formulary. How you can prepare the formulary, the preparation of the formulary. For my previous video on content of formulary, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Now let's talk about the preparation of the formulary कि आप एक formulary को जब बनाते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखने होता है. तो as you can know that the formularies are the essential part of the hospital pharmacy. So ये एक तरीके से एक focal point होता है for improving the drug therapy in the hospitals. So जो इफ़ेक्टिव फॉर्मुलरी सिस्टम रहता है वो डिपेंड करता है फार्मासिस्ट की एबिलिटीज़ पे. जबकि आपको मालूम है कि जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है उसका जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो रहता है वो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी बनाती है. बट इसको एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इस वजह से एक फार्मासिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि कि किस जो भी आप ड्रग उसमें इंक्लूड कर रहे हो तो वो बेसिकली उसका स्पेशल फीचर्स होना चाहिए टू अलाउ फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि कि जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो सके, जितने भी वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो सके, और जो भी पर्सनल टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है उसको करने के लिए तो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है. तो बेसिकली जितने भी ट्रेडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाने के लिए वो आपको डिस्करेज करता है द यूज़ ऑफ लेस देन द ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी एंड टू प्रोवाइड द जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट. तो जितने भी जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनका जो सिलेक्शन होता है वो बायो इक्विवेलेंस स्टडी के ऊपर होता है. तो आप देखते हो कि अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडी जो कि अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडी से क्या होता है, बेसिकली आपको ये पता लग जाता है कि अननेसेसरी स्टॉकिंग क्यों करना, जबकि एक जो ड्रग आप दे रहे हो तो वो इक्विवेलेंट इफेक्ट ही आपको दे रही है. तो अननेसेसरी डिफरेंट डोजेस फॉर्म रखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको एक ही इफेक्ट मिल रहा है तो अननेसेसरी स्टॉकिंग से आप बच जाते हो अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडी करते हो तो. और फॉर्मुलेटरीज में आपके जितने भी कॉस्ट वगैरह रहते हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, और जितने भी सिमिलर ड्रग्स हैं या कॉस्ट रिलेटिव ड्रग्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और आजकल बेसिकली जो देखा जाता है उसमें क्या देखा जाता है कि न्यू ड्रग्स और जो ड्रग थेरेपीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की नहीं बनाई जाती है. बेसिकली जितने भी रिकमेंडेड फॉर यूज़ के लिए है उन्हीं ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि कि सबको ईजिली समझ में आ सके. तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप वो विजुअली मतलब कि प्लीजिंग होनी चाहिए, इजीली जो रीडेबल होनी चाहिए विथ प्रॉपर ग्रामर और करेक्ट स्पेलिंग्स और विथ अ नीट डिज़ाइनिंग के साथ में होना चाहिए. तो बेसिकली आप एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, दैट यू हैव टू इंक्लूड द टाइटल पेजेस, then the name and the title of the member of the pharmacy and the therapeutic committee. तो जो भी जितने मेंबर्स इंक्लूड है उनके नेम एंड टाइटल्स आपको मेंशन करने होते हैं. देन द टेबल ऑफ द कंटेंट, then the information on the hospital policies and procedure concerning the drug which include the pharmacy and the therapeutic committee of the hospital, then the objective and the operation of the formulary system. Then you will include the hospital regulations and the procedure for prescribing and dispensing the drug, and then the hospital pharmacy services and the procedure and how to use the formulary. तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है. देन प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर द यूज़ इन द हॉस्पिटल, तो जो भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका आइटम्स के कौन से एडेड हो चुके हैं, कौन से डिलीटेड हो चुके हैं फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी पड़ती है. प्लस उसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम और क्रॉस रेफरेंस लिस्ट कि आपने कहाँ से इस ड्रग को इंक्लूड किया है उसका भी क्रॉस रेफरेंसिंग होना चाहिए. आपको आपने IP से इंक्लूड करा है, BP से इंक्लूड करा है, USP से इंक्लूड करा है या कोई भी नेशनल फॉर्मुलरी से इंक्लूड करा है, तो सारा रेफरेंसेस आपको मेंशन करने होते हैं. प्लस उसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिकल इंडेक्स विद द रिलेटिव कॉस्ट कोड्स भी आपको मेंशन करना होता है. Plus the description of the formulary drug product with the pharmacological and therapeutic class. Then last you have to include the appendixes which include the central service equipment and the supply list. तो जितने भी सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट्स रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसकी पूरी सप्लाई लिस्ट
जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। देन द गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द पीडियाट्रिक डोसेस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो तो उसका भी पूरा गाइडलाइंस मेंशन होता है। प्लस द स्केड्यूल ऑफ द स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की स्टैंडर्ड ड्रग को आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से एक इफ़ेक्टिव हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बना सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करके। सो द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी इज़ पेनिट्रेटिंग एफर्ट ऑफ एनी हॉस्पिटल टू चैनलाइज इट प्रिस्क्राइबिंग एफर्ट्स। सो द सिलेक्टेड जेनरिक ड्रग गाइड्स द प्रिस्क्राइबर एंड द ऑफर कंपेरिजन विद द अदर ड्रग्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में रहती है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.